तो नमस्कार आप सभी लोगों का। अब मैं आज यहाँ पर अर्थशास्त्र एक परिचय चालू करने वाला हूँ। अर्थशास्त्र का पहले यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर है, तो इसको हम आज समझेंगे। और ये नोट्स मैंने देखे हैं और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यूपी बोर्ड को मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, मैं बेसिकली CBSE बोर्ड पढ़ाता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो जो भी जैसा भी हो आप देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले इसमें जो चैप्टर है ये है अर्थशास्त्र के बारे में जानने की प्रक्रिया कि अर्थशास्त्र होती क्या है। तो अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति, तो इसमें देखिए बेसिकली बताता हूँ। आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़ के आए होंगे। अर्थशास्त्र होती क्या है। अर्थशास्त्र हम एक तरीके से कह सकते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें समझने की जरूरत है। सबसे पहली, आपकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती। इसमें 2-3 पॉइंट पे मैं टिक लगा रहा हूँ, पहले मैं उसे समझा दूँ फिर आपको समझ में आएगा। सीमित साधन एक दूसरा पॉइंट है। तो देखिए आप समझते हैं पहले इनके बारे में। आवश्यकताएं असीमित होती मतलब कहने का सिंपल मतलब है, आप एक क्या है, इसमें 2-3 चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहली चीज, आप जो है क्या है, आपकी आवश्यकताएं क्या हमेशा सीमित होती? जी नहीं, आपकी जो आवश्यकताएं होंगी वो असीमित होंगी। देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं गृहस्थ के अध्ययन को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब गृहस्थ का अध्ययन का मतलब है सिंपल सा घर का अध्ययन। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है घर का अध्ययन। अब घर का अध्ययन मैंने बता दिया, अभी धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है, देखिए अर्थशास्त्र गृह प्रबंध के नियम को कह सकते हैं। ग्रह के प्रबंध, घर के अंदर क्या प्रबंध इसको। लेकिन उससे अभी आप सोच रहे होंगे क्या बता रहा हूँ मैं, तो अभी इतना ज़्यादा नहीं, आप पूरा समझिए फिर आपको समझ में आएगा। आप अपने हिसाब से समझ लें। हम पढ़ रहे हैं वैशिष्ट अर्थशास्त्र। वैशिष्ट अर्थशास्त्र एक लोगों के ऊपर पढ़ी जाती है। वैसे वैशिष्ट और समष्टि अर्थशास्त्र 2 तरीके के अर्थशास्त्र होती है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र होती है जिसमें हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में जानते हैं कि उसकी क्या आय है, या उसके बारे में क्या आय है, वो किस तरीके से साधनों के हिसाब से अपनी आय चलाएगा। इसको हम वैशिष्ट अर्थशास्त्र कहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र पूरे देश की अर्थशास्त्र के बारे में जानने को कहा जाता है। ये सिंपल समझ लें, बाकी तो आपको पढ़ना ही है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। मतलब देखिए आपके पास मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो है 1 लाख रुपए महीने की। वैसे भी तो आप स्टूडेंट हैं, लेकिन किस कीजिए आपके पास 1 लाख इनकम। अब 1 लाख में आपको मान लीजिए 50,000 सिर्फ आपका रेंट में चला जाता है। रेंट में खाने पीने में जो भी दुनियादारी बात करेंगे, 50,000 रुपये कैसे चला जाएगा। तो 10,000 रुपये लगता है। देखिए मैं एक बड़े देश की बात करूँ, जैसे मान लीजिए आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं और आप वहीं रह रहे हैं, क्या बोलता है, मुंबई जैसी जगह पे रह रहे हैं, तो वहाँ 40-50,000 आपका एक महीने का खाने पीने पूरा जोड़ जाड़ के जाएगा। और उसमें आपके पास कितना पैसा बचा है, वही 50,000। अब उस 50,000 में आपकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, भाई आपको वाईफाई का रिचार्ज भी करना है, आपको सामान भी खरीदने हैं अपनी जॉब से रिलेटेड, आपको कपड़े भी लेने हैं, आपको तरह तरह की चीज़ें भी खरीदनी है, आपको बाइक भी लेनी है, बाइक का पेट्रोल का भी खर्च है। दुनियादारी आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित होती जा रही, और भी नई नई आवश्यकताएं बनती जा रही। कभी कुछ मन कर जाए, कभी कुछ कर जाए, तो आपकी आवश्यकताएं जो हैं वो सीमित होती। कभी आपकी आवश्यकताएं फिक्स नहीं होती कि भाई मैं 50,000 मेरा उसमें जा रहा है तो 50,000 में संतुष्ट रहनी। आप नहीं रहोगे संतुष्ट, आप उसके बाद भी कहोगे कि 1 लाख सैलरी मेरे लिए कम पड़ रही। यही जो है वो इकोनॉमिक्स बताता है कि एक आदमी के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या सबसे बड़ी जो समस्या है वो आवश्यकताएं उसकी सीमित होती हैं। उन्हें संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं। इनको संतुष्ट करने वाले, देखिए बार आया दूसरा पॉइंट, सीमित साधन। उनको संतुष्ट करने वाले साधन जो होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीमित। अब देख नहीं रहे आपके पास क्या पूरे साधन है। साधन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए साधन को हम एक तरीके से इंग्लिश में रिसोर्सेज भी कहते हैं। जो हमारे साधन है वो सीमित, आपके पास ज़्यादा साधन है और आप एक चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग भी कर रहे हैं, और आप क्या सीमित
आवश्यकताएं तो आपकी असीमित हैं, साधन भी आपके बहुत ही कम है। अब देख तो रहे हैं आपके पास 1 लाख रुपए से ज़्यादा साधन ही नहीं है आपके पास। तो ये जो अध्ययन है इसी को हम कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र कहते हैं कि आपकी आवश्यकताएं तो भाई बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको कम से कम साधनों में ही अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। इसी को अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो ऊपर से अगर हम समझें तो अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इकोनॉमिका ग्रीक शब्द से हुई है, जिसको हम ओकोमोनिया शब्द कहते हैं। ओकोमोनिया दो शब्द ओकोस अर्थात ओकोस का मतलब होता है ग्रह, क्या होता है ग्रह, और नोमोस का मतलब होता है नियम। ग्रह के नियम के अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, ये हम समझ सकते हैं। ग्रह के प्रबंध को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अभी आप वैसे ये डिफिनेशन उतनी क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन अब ग्रह का प्रबंध क्या है, यही हो कि आपकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, आपके उपयोग बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ का आप उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। सीमित साधनों में देखिए आपकी 3 चीज़ों को आप समझते, आपकी आवश्यकताएं सीमित हैं, आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं, और आप एक चीज़ का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको एक चीज़ से बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए आप जैसे क्या नहीं करना, पानी के बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं। एक प्रयोग है नहीं, पानी के प्रयोग बहुत ही ज़्यादा है, अनेकों प्रयोग है पानी के। अब इतने ज़्यादा पानी के प्रयोग जो आपके पास हैं, उन प्रयोगों के साथ आपके पास लेकिन साधन सीमित है। आपको एक ही लाभ पड़ेगा यदि आपको अपने पानी का नहाने का इस्तेमाल करना है, पीने का इस्तेमाल करना है, इन दोनों खर्चों का प्रयोग करना है। पानी का बिल अलग जाएगा, नहाने का बिल अलग जाएगा, और जो पानी के प्रयोग है, बहुत सारे पानी के प्रयोग, खाना बनाने ही इस्तेमाल है। तो समझ रहे ना, लेकिन आपके पास साधन तो बहुत कम है, आपके पास इतने ही पैसे में आपको काम करना। यही सबका जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ रहे हैं ना, वो आपको समझ में आ गया होगा अर्थशास्त्र क्या होता है। इसके बाद देखिए सरल शब्दों में अगर हम समझें तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जिसका संबंधित असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों को कुशलाम प्रयोग। यही जो मैंने बताया, आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं और आपके पास साधन कम है, इनको किस तरीके से आप संतुष्ट करें, वही अर्थशास्त्र कहलाती है। अब अर्थशास्त्र की कई परिभाषाएं महसूस की गई। इसमें सबसे पहली परिभाषा जो आती है वो एडम स्मिथ ने दी थी, धन संबंधित परिभाषा। धन के बारे में इन्होंने बताया था, और एडम स्मिथ को जनक भी बोला जाता है किसका, अर्थशास्त्र का। और इन्होंने किताब भी लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन न ले। मानव कल्याण की दूसरी परिभाषा मार्शल ने ली थी, तीसरी परिभाषा चुनाव संबंधी थी, और चौथी आधुनिक परिभाषा सैमुअलसन ने ली। अब ये परिभाषा क्या थी इसको समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पर हम समझेंगे धन संबंधित परिभाषा क्या होती है। इस परिभाषा के प्रतिपादक एडम स्मिथ, जिन्होंने अर्थशास्त्र का जनक, देखिए इसमें वही चीज लिखा है कि इनको अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है, और राष्ट्र से धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, इनकी किताब का नाम है, आप याद कर सकते हैं, कई बार पेपर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। राष्ट्र स्वरूप तथा कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी किताब का नाम याद रखिएगा। नामक पुस्तक में अर्थशास्त्र को परिभाषित इन्होंने किया था। यही एक ये फिलोसफर भी माने जाते हैं, और एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के वो माने जाते हैं। इकोनॉमिक्स एक तरीके से इनको जनक भी कहा था। अब देखिए इन्होंने कहा क्या था। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्र के धन के संभव और उसके कारणों की जांच करता। अब इनका सीधा कहना क्या था, धन की परिभाषा यानी एडम स्मिथ ये कहना चाहते थे कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन होता है जिसमें राष्ट्र के धन से संबंधित और उसके कारणों की जांच की जाती है। समझ रहे हैं ना, धन संबंधित कारणों की जो जांच होती है, या धन के बारे में जो अध्ययन होता है कि धन को कितना इस्तेमाल करना है, धन का किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। ये किसने कहा था, एडम स्मिथ भाई ने कहा। समझ रहे हैं ना। इसके बाद हम नीचे जाएंगे। इनकी पुस्तक को राष्ट्र धन के नाम से भी जाना जाता, वही जो मैंने बताया वेल्थ ऑफ नेशन से जाना जाता। अब इसमें देखिए और दिया है अर्थशास्त्र की विपरीत परिभाषा। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्ट करने या कल्याण बढ़ाने या आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोग वाले सीमित साधनों से कुशलता प्रयोग उत्पादन से प्रयोग किया जाता है।
देखिए इसमें, एक मिनट, ये आपने समझ लिया। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या था, धन संबंधित परिभाषा का प्रयोग यहाँ पर इन्होंने किया। किसी कोई दिक्कत तो नहीं मिली। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं देखूँगा, आप लोग वैसे इसको 11वीं में पढ़ के आए, इसलिए इसके नोट्स जो हैं वो दिख नहीं रहे। मैं ऐसे बता देता हूँ, आप लोग वैसे 11वीं में पढ़ के आए, एक बार आप उससे भी देख सकते हैं। धन संबंधित आइटम इसमें का आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद मानव कल्याण संबंधित परिभाषा मार्शल लगी। फिर मार्शल ने ये कहा था कि एक जो हमारे अर्थशास्त्र है या हमारा जो पूरा राष्ट्र है, उसमें मानव कल्याण से संबंधित, वेलफेयर से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसको जानना अर्थशास्त्र होता है। वेलफेयर से संबंधित, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, आप जान रहे हैं, मानव कल्याण। जैसे आज सरकार क्या करती है, सरकार आपको सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्या होती है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। अभी आप वैशिष्ट अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे से, तो सब्सिडी वो होती है जिससे आप सिलेंडर खरीद रहे हैं। सिलेंडर आपको एक फिक्स रेट पे नहीं मिलता, उसमें कुछ जो है सरकार कम कर देती है प्राइस को। इसी तरह वो एग्रीकल्चर को या कृषि में भी वो कुछ जो आप खरीदते हैं फसल, इनमें कुछ कमी कर देती है। यही मानव कल्याण कर रहे हैं। इससे संबंधित जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। ये किसने कहा था, मार्शल। इसके बाद तीसरे आते हैं रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा था चुनाव संबंधित परिभाषा। वही चुनाव जो मैंने आपको भी बताया, आपके पास साधन तो असीमित है लेकिन आपकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, और आप किस तरीके से उनका चुनाव करेंगे, इसी की परिभाषा को, इसी को जानने वाला जो शास्त्र होता है वो अर्थशास्त्र होता है। किसने कहा था, रॉबिन्स। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आधुनिक परिभाषा दी सैमुअल्सन ने। अब सैमुअल्सन ने क्या परिभाषा दी थी, वही परिभाषा जो देखने को मिलती है ये परिभाषा अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, इसको आप एक बार रीड करें। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसे मनुष्य की आवश्यकताएं की अधिकतम संतुष्टि, आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसको किस तरह आप संतुष्ट कर सकते हैं और किस तरह आप कल्याण कर सकते हैं। देखिए आपको अपनी आवश्यकताओं को सीमित भी रखना है। आवश्यकताएं आपकी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको किसी तरह आपको संतुष्ट करते हुए मानव का कल्याण भी करना है और आर्थिक विकास भी करता है। आर्थिक विकास समझ रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो उसमें से आपको कल्याण के बारे में भी सोचना है। मैं एक आदमी की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र की बात करूँगा तो आप कन्फ्यूज जाओगे। आप अगर 50,000 कमा रहे हो तो उसमें आपको मानव कल्याण के बारे में सोचना है। ये नहीं कि भाई 50,000 कमा रहे हैं तो एक दिन में 50,000 अयासी करके छोड़ देंगे। भाई अगर अयासी कर लोगे तो आप कल्याण कब पाओगे, अपना कल्याण कब करोगे, अपने परिवार कल्याण कब करोगे, किसी गरीब के लिए कुछ करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आप जॉब भी नहीं कर पाओगे, आप पूरा पैसा एक दिन उड़ा देंगे, ये नहीं कर पाए। आपको मानव कल्याण भी करना है, अपना विकास भी करना, अपने विकास के लिए भी उस धन का इस्तेमाल करना है। समझ रहे हैं ना। और अनेकों उपयोगों वाले सीमित साधनों को कुशलता उपयोग उत्पादन विनय से कार्य करना है। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई। ये 3 चीज़ मैं सोच रहा था बताने को, बता देता हूँ। उपभोग, उत्पादन और विनिमय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम बता देते हैं। उपभोग और उत्पादन क्या होता है। सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है उत्पादन। आपका क्या होता है, मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ और राइटिंग उतनी बढ़िया बनती नहीं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, पर आप समझ लीजिएगा। उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है, उत्पादन का सिंपल मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, ये जिसको इंग्लिश में हम प्रोडक्शन कहते हैं। कोई चीज़ बन रही है, अब बन रही है, जैसे आप देखते हैं ना 3 चीज़ें होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, 3 सेक्टर होता है। मतलब कृषि में कुछ कार्य हो रहा है, कृषि से आपकी फसल बनती है, उसके बाद मशीन से उस फसल को और तरीके से वो किया जाता है या मशीनी काम होते हैं। उसके बाद अंत में टर्सरी सेक्टर, हमारा जो आप सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो पूरा उत्पादन हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं, उसको हम उत्पादन कहते हैं। चीज़ों का बनना, फसल तैयार हुई, बनेगी, उससे सब्जी बने, ये जो उत्पादन हो रहा है, इसी चीज़ का बनना। जो आप सामान खरीद रहे हैं, जो आपको सेवाएं मिल रही हैं, किससे मिल रही है, उत्पादन से। आप किताब पा रहे हो तो किससे पा रहे हो, उत्पादन हो रहा है कहीं ना कहीं। कोई लिखता है फिर उसका उत्पादन करके आपको मिलती है। आप अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, आप खाने पीने के सामान में, क्या उत्पादन से आ रही। उसके बाद दूसरा है उपभोग। उपभोग मतलब होता है आप उसको खरीदेंगे ज़रूर, आप उसका उपभोग करेंगे। उत्पादन हो जाएगा भाई, बन जाएगा तो किसके पास जाएगा, उत्पादन के बाद वो आपके पास तो जाएगा, आप ही तो उसको खरीदेंगे। तो क्या हुआ, उपभोग हुआ। उत्पादन में वो चीज़ बनी, उसके बाद गई उपभोग करने के लिए। उसके बाद अंत में आता है विनिमय। विनिमय, विनिमय या वितरण बोल सकते हैं कि फिर वो वापस से बटेगा। उत्पादन उपभोग फिर धीरे धीरे वो सब में बटेगा। ये पूरा जो प्रोसेस चलता है, इसी को अर्थशास्त्र में चलता रहना चाहिए।
ये जो प्रोसेस है पूरी तरीके से चलता रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। आपकी आवश्यकताएं भी सीमित हैं, इसमें आप संतुष्ट करते हुए मानव का कल्याण भी करना है, आर्थिक विकास भी करना है, और अनेकों उपयोग वाले जो आपके पास सीमित साधन है उसमें आपको उपयोग भी करना है, और उत्पादन भी होगा, उपयोग भी होगा, विनिमय भी होगा, और सब कुछ सीमित साधनों में रहकर किया जाए। इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ रहे हैं ना? बहुत सिंपल है, सिंपल से 4-5 चीज़ें याद रखिए, आप समझ जाएंगे। वैसे बहुत मुश्किल है कि आपसे कभी पूछा जाए अर्थशास्त्र क्या होता है पेपर में, 11वीं में आप पढ़ के भी आए हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन सिंपली आपको पता होना चाहिए कि सिंपली आपके पास आवश्यकताएँ जो हैं बहुत सीमित हैं, आपके आवश्यकताएँ बहुत ज़्यादा हैं, साधन आपके सीमित हैं, और उस साधन में सीमित साधनों पर है कि आपको इस तरह संतुष्ट करना है कि आपका उत्पादन भी हो, उपयोग भी हो, विनिमय भी। समझ रहे हो नहीं? ये है अर्थशास्त्र। अब इसमें और चीज़ें दी हुई हैं, मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसमें दिया है वास्तविक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र समस्याओं वे जैसी हैं के रूप में अध्ययन कराता है, और यह केवल कारण और परिणाम भविष्य। देखिए, ये कभी कभी पूछ लेता है वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, जो है उसी का अध्ययन कराना। एक पॉजिटिव अप्रोच इसको कह सकते हैं। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? अच्छी चीज़, वास्तविक। जैसे अगर आज देश में बेरोजगारी है तो है, इसे हम वास्तविक अर्थशास्त्र कहेंगे। मतलब समस्याएं जैसी हैं वैसा ही दिखाना, ये केवल कारण और परिणाम तो बताता है। जैसे अगर मान लीजिए आप हमारे देश में बेरोजगारी है तो उसके कारण क्या है, उसका परिणाम क्या होगा। उसके कारण ये है भाई कि कहीं ना कहीं देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन या बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, और उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में लोग चोरी को उतराएंगे, किसी को उतराएंगे। यही जो बता रहा है वास्तविकता जो है वो है अर्थशास्त्र, वास्तविक अर्थशास्त्र। समझ रहे हैं ना? इसे हम वास्तविक अर्थशास्त्र कहेंगे। उसके लिए सुझाव प्रदान नहीं करता, इसके लिए सुझाव जो है वो प्रदान नहीं किया जाता। उसके बाद दूसरी जो हमारी अर्थशास्त्र दी है वो है आदर्श अर्थशास्त्र। वास्तविक आप समझ गए, जो है आदर्श अर्थशास्त्र क्या होती है? हमेशा आदर्श स्थापित करने की बात करता है, या क्या होना ये सुझाव देता है। वहाँ तो आपको बताया गया कि भाई रियलिटी में है क्या, वहाँ आपको बताया गया है कि भाई हमारे देश में बेरोजगारी है, बस इतना बता दिया गया, ये सच्चाई बेरोजगारी है। अब उसका जो सुझाव देगा वो है आदर्श अर्थशास्त्र। वो आपको सुझाव देगा कि किस तरीके से आप उसको सही करें। ये है आदर्श अर्थशास्त्र। समझ गए होंगे आप? मैं समझ रहा हूँ कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है ना? इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और कोई बहुत टफ भी नहीं है इसको। इसका देखिए एक डिफरेंस दिया हुआ बता देता है। ये कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, 5 नंबर में आ जाता है। और याद रखिए, जब भी आप अंतर करें तो इस प्रकार से करें। अंतर आपको उस तरह नहीं करना बच्चों वाले स्टाइल में, वो उसकी हेडिंग डाली, उसके पास पॉइंट, उसके पास पॉइंट। ये तरीका नहीं है। बोर्ड में अगर आपको नंबर लेने हैं तो आप इस तरीके से अंडरलाइन बना के पूरा प्रोसेस लिखें। अब देखिए इसमें लिखा क्या है। वास्तविक अर्थशास्त्र पहले समझते हैं। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो क्या है संबंधित, जो मैंने बताया, ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो बताती है जो क्या है, हो क्या रहा है। जैसे क्या मैंने बताया, बेरोजगारी है तो है वो, लेकिन ये आदर्श अर्थशास्त्र ये बताती है जो क्या होना चाहिए। वो उसने बताया कि है क्या, और वो उसका क्या दे रही है, परिणाम बता रही है, कि उसको एक तरीके से ऑप्शन दे रही है कि क्या होना चाहिए। ये क्या है? आदर्श अर्थशास्त्र। समझ रहे हैं ना? उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है यह तथ्यों पर आधारित है एवं सुझाव देने वाला नहीं है। ये तथ्य बताती है, ये सिंपल आपको तथ्य बता दे। क्या तथ्य बताएगी? यही कि अर्थशास्त्र आज हमारे देश में क्या हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था खराब है, बस इसने फैक्ट देखे बता दिया, तथ्यों पर बता दिया, सुझाव नहीं दिया। लेकिन जो सुझाव देगा वो क्या है? आदर्श अर्थशास्त्र। समझ रहे हैं ना? इसका तीसरा पॉइंट है इसकी वास्तविकता आंकड़ों से जांच की जा सकती है। इसकी जो वास्तविकता है उसको आंकड़ों से जाकर बता सकता है। भाई ये कोई चीज़ अगर बताएगी तो आंकड़ों से बताएगी। अगर हमारे देश में बेरोजगारी है तो दिखाएगी कि पिछले साल से इस साल में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी हुई है। लेकिन जो हमारी आदर्श अर्थशास्त्र है ये जांच नहीं की सकती, इसमें जांच नहीं करनी, क्योंकि ये तो भाई उसका वो बता रही ना, ये सुझाव देने वाली, ये जांच थोड़ी ना करेगी। समझ रहे हैं ना? इसके बाद चौथा पॉइंट कहता है इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों की वास्तविकता व्याख्या करना है। ये जो हमारे देश में आर्थिक संबंधित चीज़ें चल रही है उसकी ओरिजिनल चीज़ बताती है, या उसकी वास्तविकता को व्याख्या करने वाली जो हमारी अर्थशास्त्र है वो वास्तविक अर्थशास्त्र। वास्तविक मतलब वास्तविक सच्चाई आपको बताएगी, आर्थिक समस्या की सच्चाई आपको वास्तविक ही बता देगा। लेकिन आदर्श जो है इसका उद्देश्य आदर्श निर्धारित करना है। यह आपको आदर्श बताती कि ऐसा होना चाहिए,
आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, कोई आदमी है जो सच बता रहा है कि हाँ भाई आप जो हो वो अच्छे लड़के नहीं हो, लेकिन उसी का दूसरा कोई बता रहा है कि अच्छा हो सकता है, ऐसे आप समझ रहे हैं। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट क्या कहता है, यह मूल्य निर्धारण नहीं देती, ये मूल्य नहीं बताती है लेकिन ये मूल्य निर्धारण देती है। समझ गए होंगे यार। उदाहरण आप कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में वितरण की असमानताएं। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप बेरोजगारी भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा है वितरण की असमानता, जैसे वितरण होता है हमारे देश, डिस्ट्रीब्यूशन, सामान का जो वितरण होता है तो वो दुनिया, उसमें कुछ ना कुछ असीमताएँ आ जाती है, कभी कभी वो दिक्कत दे देता है, यहाँ से वहाँ सामान नहीं पहुँच पाया। तो ये वास्तविकता को बता रही है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था में असमानता कम की जानी चाहिए। ये उसका सुझाव दे रही कि भाई उस असमानता को कम करनी चाहिए। समझ लेना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप बेरोजगारी ढूंढ सकते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, और उसमें जो हमारी ये है कि ये क्या वो उत्तर देगी कि बेरोजगारी को किस प्रकार से कम करना चाहिए। ये हो गया इसका, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। अब ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको आप जरूर समझ लें। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहत अर्थशास्त्र, वैशिष्ट और समष्टि अर्थशास्त्र, ये समझना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने बताया भी था, फिर भी बता देता हूँ। इसे व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहते हैं, विशिष्ट अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इस अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की 2 इकाई होती हैं। सरल शब्दों में कहें तो वैशिष्ट आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें वैशिष्ट आर्थिक इकाई तथा अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म भागों, उनके व्यवहार तथा पारस्परिक संबंधित का अध्ययन किया जाता है। देखिए बहुत ही भयंकर इसमें दे रखा है डिफिनेशन, मैं सिंपली बताता हूँ। एक आदमी के या एक उपयोगिता के अध्ययन को जो है वो वैशिष्ट अर्थशास्त्र या फिर हम क्या कह सकते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें सोच में बोल दिया गया है कि देखिए सरल शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र की आर्थिक विश्लेषण किया जाता है किसका, अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म भागों का आर्थिक जो विश्लेषण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। सूक्ष्म भाग मतलब छोटे से भागों का जो हम अध्ययन करते हैं या उसका आर्थिक विश्लेषण करते हैं, आर्थिक उसके बारे में खान रखते हैं। ये वो शाखा है जिसमें आर्थिक व्यवस्था सूक्ष्म भागों का व्यवहार, जो सूक्ष्म संबंधित व्यवहार है इनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानना है, वो क्या होता है सूक्ष्म भाग। समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल समझ रहा है वो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए ना। लेकिन बृहत क्या होती है, बृहत जो होती है वो कहीं ना कहीं बृहत अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं, उसको आप समझेंगे। इसमें देखिए वही बृहत के बारे में हो जाएगा या समष्टि अर्थशास्त्र, इसे सेमिस्टर अर्थशास्त्र भी कहा जाता है जो मैंने बताया। इसमें देखिए समझ लीजिए इस अर्थव्यवस्था की सभी इकाइयों को समन्वित का अध्ययन किया जाता है। मतलब भाई वहाँ आप एक लोग का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ आप समन्वित अध्ययन कर रहे हो, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे आपकी वैशिष्ट अर्थशास्त्र है वो एक लोग का अध्ययन कराती है, जैसे आपका अध्ययन जो हो रहा है वो वैशिष्ट अर्थशास्त्र में होगा, समझ रहे हैं। आपका सिंपली अध्ययन जो वैशिष्ट अर्थशास्त्र में होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब आपका ही सिर्फ अध्ययन कि आप कितना कमाते हो, आप कितना अर्न करते हो या आप कितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हो, वो है वैशिष्ट अर्थशास्त्र। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र मानी वो अर्थशास्त्र होती है जिसमें हम पूरे देश, जैसे आपने एक टर्म सुना होगा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्र की आय क्या है, राष्ट्र की बचत क्या है, राष्ट्र का विनियोग क्या है, रोजगार क्या है, ये सब जितना भी अध्ययन आप करेंगे ये सब आप बृहत अर्थशास्त्र या वैशिष्ट अर्थशास्त्र कर रहे हैं। इसको भी आपको पढ़ना है सेकंड पार्ट में, तो उसको हम पढ़ेंगे। पहले पी वाली बुक खत्म हो जाए उसके बाद उसका पढ़ना होगा, समझ रहे हैं ना। वैशिष्ट समष्टि आप समझ गए। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है, इसके बीच का जो अंतर आएगा तो वैसे ही लिखना है, एक्शन हो गया। पहला पॉइंट जो है सीधा डिफिनेशन आपको रख देंगे। इसमें व्यक्तिगत अर्थ में इसमें एक उपयोगिता, एक फर्म, एक उपयोग का अध्ययन होता है। सिंपली आप कह सकते हो कि एक उपयोगिता, एक फर्म, एक व्यक्ति के बारे में बताओ अध्ययन करें तो एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करें तो उनको वैशिष्ट अर्थशास्त्र। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र वो होती है जो बृहद पूरे संपूर्ण राष्ट्र की जो आय का अध्ययन करती है या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, उसका क्या कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ये सिंपल है, आप समझ सकते हैं। इसकी केंद्रीय समस्याएं कीमत निर्धारण है। केंद्रीय समस्याएं तो इसके बाद पढ़ना है। इसकी जो केंद्रीय समस्याएं निर्धारित है, लेकिन इसकी प्रमुख समस्याएं उत्पादन एवं रोजगार है। इसकी देखिए जो समस्या होगी वो केंद्रीय समस्या हो। सिंपली एक आर्थिक के हिसाब से आपको समस्या भी बताऊंगा मैं, केंद्रीय समस्या समझ जाएंगे तो आप इस फोन को समझ जाएंगे। लेकिन इस प्रमुख समस्या इसमें क्या आ जाता है, वही पूरे देश का उत्पादन रोजगार। इसमें भाई रोजगार की तो सबसे बड़ी समस्या बनेगी। पूरे देश का संकलन कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं रोजगार की
जो दिक्कतें हैं उसको आप यहाँ समस्या, तो यहाँ समस्या होगी केंद्रीय समस्या एक आदमी की, लेकिन यहाँ समस्या होगी रोजगार, बड़ी समस्या होगी। समझ रहे हैं ना आप ये, कि जब बड़ी समस्या उत्पाद, जैसे देश में तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। इतने सारे लोग का अपना स्टैंड निकालना है, तो उसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, वो समस्या इसमें प्रमुख होती है। लेकिन इसमें समस्या केंद्रीय समस्या ही प्रमुख मानी जाएंगी। वैशिष्ट स्तर पर जो तथ्य ठीक होते हैं यह आवश्यक नहीं है, एक मिनट, वैशिष्ट स्तर पर जो तथ्य ठीक होते हैं ये आवश्यक नहीं है, वे समिष्ट स्तर पर ठीक नहीं। देखिए वैशिष्ट अर्थशास्त्र के स्तर पर, छोटे स्तर पर जो ठीक होते हैं ये आवश्यक, ये जरूरी नहीं है कि सेमिस्ट के स्तर पर। जैसे मान लीजिए यार छोटी चीज़ पे जो सही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोजगार सही है, आपका रोजगार अच्छा है, जरूरी तो नहीं कि आपका रोजगार अच्छा हो तो पूरे देश का रोजगार अच्छा हो। समझ रहे हैं ना कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वही चीज़ यहाँ लिखी कि अगर वैशिष्ट अर्थशास्त्र में कोई चीज़ अच्छी है तो जरूरी नहीं कि सेमिस्ट अर्थशास्त्र में भी वो चीज़ अच्छी हो। लेकिन वही और यहाँ लिखा है समूह के व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाए होता है, लेकिन जो समूह का व्यवहार है पूरी अर्थव्यवस्था बनाए हुए होता है। अगर मान लीजिए पूरे देश बेरोजगार है तो पूरे देश की समस्या बन रही है। सेमिस्ट अर्थशास्त्र में समस्या है पूरे संपूर्ण देश में अगर है तो रही, लेकिन यहाँ अगर कोई एक समस्या है तो जरूरी नहीं वो समस्या पूरे देश में भी हो। समझ रहे हैं ना ये। इसके बाद अगला है, इनमें किसी एक वस्तु या सेवा के निर्दिष्ट बाजार कीमत निर्धारण का अध्ययन सभी बातों को समान की मानते आधार पर आर्थिक संतुलन। वही चीज़ कि इसमें किसी एक बाजार या व्यक्ति की आय का हम संतुलन करके उसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें क्या है संतुलन विषय सामूहिक कीमतों, पूरी कीमतों तथा उत्पादन के स्तरों पर इन समूह होने वाले परिवर्तन पर। इसमें जो आधुनिक कीमत मतलब पूरी जो सामूहिक कीमत, इसमें हम किसकी कीमत का अध्ययन करेंगे, एक व्यक्ति की कीमत का अध्ययन। हमारी बाजार में एक चीज़ की कीमत का अध्ययन जो होगा वो होगा हमारा क्या वैशिष्ट अध्ययन। लेकिन सेमेस्टर शास्त्र में पूरी सामूहिक का जो कीमत है, पूरे राष्ट्र की जो कीमत है उसका जो अध्ययन होगा, उसका जो विश्लेषण होगा वो हमारा क्या होगा वैशिष्ट अर्थशास्त्र में आएगा। इसके बाद एक पॉइंट और दिया हुआ है, इसका उद्देश्य साधनों के कुशल व्यवहार से संबंधित नीतियों संबंधित। इसमें देखिए जिसका उद्देश्य होता है वो कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों समस्या नीतियों से संबंधित होता है। एक व्यक्ति का जो कुशल बंटवारा किस प्रकार होगा, सिद्धांत समस्याएं उनसे संबंधित होता है। अभी आप पढ़ेंगे केंद्रीय समस्या तो आप इसको समझ जाएंगे। जो बंटवारा होना है ये समस्याएं जो है नीति इनका इसमें बेसिकली होता है। लेकिन इसका उद्देश्य साधनों के पूर्ण उपयोग से संबंधित सिद्धांतों का भी अध्ययन करना। देखिए वहाँ आपको सिंपली एक ही उद्देश्य है कि बंटवारा किस प्रकार से होना है, समस्या नीति का जो बंटवारा होगा, कुशल बंटवारा किस प्रकार किया जाए, एक व्यक्ति के पास सामान है दूसरे के पास गया, ये जो बंटवारे का जो संबंधित सिद्धांत है उसको हम सिंपली इसमें जानते हैं। लेकिन इसका जो उद्देश्य होता है वो पूर्ण उपयोग, पूरे देश के जो सिद्धांत, पूरे देश में जो उपयोग हो रहा है सामान का, पूरे देश में जो उत्पादन हो रहा है उसका अध्ययन जो होता है वो सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र में। इसका विश्लेषण कहीं ना कहीं सरल माना गया लेकिन इसका जटिल माना गया। समझ रहे हैं ना, ये है बस। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। एक लास्ट पॉइंट भी शायद दे रखा है यहाँ पे, हाँ, इसके मुख्य साधन है मांग एवं पूर्ति। इसका मांग पूर्ति जिसको हम डिमांड या फिर सप्लाई भी कहते हैं, मांग पूर्ति, उसको भी आप पढ़ेंगे आगे, इसका चैप्टर भी आएगा, इसमें अध्ययन करना है आपको संपूर्ण में। मांग और पूर्ति में इसमें इसका अध्ययन होता है, और इसमें अध्ययन होता है सकल भान, सकल आन और सकल पूर्ति, इन सब के बीच में इसमें वो होता है सकल बचत, पूरे देश की जो आय है राष्ट्रीय आय का इसमें अध्ययन आप करेंगे, और सकल बचत का पूरा अध्ययन करें। समझ रहे हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, ये मेरा पहला वीडियो था। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, इनसे कोई दिक्कत हो गई तो ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, और CBSE का भी वीडियो जल्द से जल्द डालें। धन्यवाद आप सबको।